सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमने सरकार के विभिन्न रूप के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसदात्मक शासन क्या है और उसके बाद में देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन क्या है। तो देखिए, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ही बनती है। देखिए, कार्यपालिका सरकार की तीनों होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो किससे होता है? व्यवस्थापिका के जो सदस्य चुने जाते हैं ना, उन्हीं में से कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही किया जाता है। कौन सी शासन प्रणाली की बात करें? संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो किससे मिलकर के बनती है? व्यवस्थापिका से ही बनती है। तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, उनसे ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसके विश्वास तक ही अपने पद पर बनी रहती है। तो देखिए, इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बनती है। किससे बनती है? व्यवस्थापिका से बनती है। और किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी यह उसी के प्रति, यानी कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके विश्वास तक, यानी व्यवस्थापिका के विश्वास तक ही कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। किसके बीच में? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में। कार्यपालिका अपने कार्य एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका वो व्यवस्थापिका के विश्वास तक ही अपने पद पर बनी रहती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपालिका अपने कार्य एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सी शासन प्रणाली में? संसदात्मक शासन प्रणाली में। तो अब क्या समझे? संसदात्मक शासन प्रणाली होती है तो उसमें जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका से मिलकर, नंबर एक, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से मिलकर के बनती है। दूसरी, उसी के, यानी व्यवस्था कार्यपालिका होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के विश्वास पर पद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है। इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरी बात है, यानी इनके बीच में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका अपने कार्य नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। तो जो कार्यपालिका होती है इस पर किसका नियंत्रण होता है? व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। बिल्कुल, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वास्तविक नहीं होते। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद वास्तविक होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वह शासन के किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। यानी राष्ट्रपति होता है वो किसी भी कार्य के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए राष्ट्रपति कभी उत्तरदायी नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं।
तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य वो कहां से आते हैं? व्यवस्थापिका से आते हैं। संसदात्मक शासन को मंत्रिमंडलात्मक तथा उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। तो देखिए, संसदात्मक शासन का दूसरा नाम क्या है? संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह होता है विद्यार्थियों संसदात्मक शासन। हाँ तो विद्यार्थियों, संसदात्मक शासन देखने के बाद अब देख रहे हैं हम अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है? प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। तो देखिए विद्यार्थियों, इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग तथा स्वतंत्र रहती हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखा, उसके विपरीत इसमें दिखाई दे रहा है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पृथक होती हैं, स्वतंत्र रहती हैं। वहां तो जो व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका सदस्य थे ना, संसदात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के जो कार्यपालिका के सदस्य थे वो व्यवस्थापिका से लिए गए थे, जबकि यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहती हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। हमने पीछे संसदात्मक शासन प्रणाली देखी, उसमें कार्यपालिका थी वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दूसरी बात, अध्यक्षात्मक शासन का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। तो अध्यक्षात्मक शासन का आधार क्या होता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान यानी राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है। संसदात्मक में तो नाम मात्र का होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, वो वास्तविक शासक होता है। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। वह नाम मात्र का नहीं होता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि होता है तथा संविधान द्वारा उसका कार्यकाल निर्धारित होता है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति महोदय होता है वो वास्तविक शासक होता है, नाम मात्र का नहीं होता है। राष्ट्रपति कौन सी शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है तथा संविधान द्वारा उनका कार्यकाल भी निश्चित होता है। इस शासन व्यवस्था में अध्यक्ष के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद के सदस्यों को सचिव कहा जाता है। सचिवों की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार की जाती है और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो देखिए, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। इस व्यवस्था में अध्यक्ष के कार्यों की सहायता करने के लिए क्या होती है कि मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सचिव कहा जाता है। सचिवों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसकी इच्छा अनुसार ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। सचिव अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो सचिव होते हैं अध्यक्ष को सहायता करने के लिए, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो जो हमने पीछे संसदात्मक शासन व्यवस्था देखी, जो विशेषकर हम देखेंगे तो उसमें व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी होती है ना, इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था भी नहीं होती है। तो अध्यक्षात्मक यानी संस्थात्मक शासन सामूहिक उत्तरदायित्व होता मंत्रिपरिषद का, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती है। जिस प्रकार संस्थात्मक शासन प्रणाली भारत में है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने संस्थात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ
बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।